जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले जो भी फंडामेंटल राइट्स के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था और जो भी फंडामेंटल राइट्स है आपके जो उसके सिग्निफिकेंस थे, मतलब उसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें थी उसको हमने बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य की परिभाषा। जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य शब्द का इस्तेमाल जो यूज किया गया है, मतलब फंडामेंटल राइट में जो भी आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स, उसमें आर्टिकल 12 to 35, ठीक है, इसके बीच में कहीं भी अगर राज्य शब्द आएगा तो पार्ट 3, ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3, ठीक है, आर्टिकल 12 to 35, इसके बीच में कहीं भी अगर राज्य शब्द का प्रयोग आएगा तो उसके बारे में जो डिफिनीशन है वो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो राज्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। ठीक है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो राज्य के अंतर्गत सबसे पहले आएगा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार, ठीक है, और संसद, भारत सरकार, संसद ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि जो आपका कार्यपालिका है, और आपका लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, ठीक है, विधायिका। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सरकार के 3 अंग जो आपके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो आपके सरकार के 2 अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये आपके आते हैं गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के, ये आपके राज्य के परिभाषा यानी कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद और सरकार के जो 2 मेन ऑर्गन्स हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये आपके राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राज्य शब्द को इसलिए परिभाषित किया गया है क्योंकि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स आपको, यानी जो हम लोग को स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं, जो स्टेट की जो आर्बिट्रेरी जो पावर होती है उसके अगेंस्ट हमको, स्टेट के अगेंस्ट हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, यानी कि स्टेट के लिए जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव कैरेक्टर का है। तो स्टेट के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, बहुत सारे इसमें आपका मतलब कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो कौन आएगा ये आर्टिकल 12 में क्लियरली बता दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव लिखा है, जबकि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ठीक है, लेकिन इसमें आपके 2 ही हैं, जुडिशियरी नहीं है, यानी कि आपकी न्यायपालिका नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी आगे हम समझाएंगे जुडिशरी क्यों नहीं है, ठीक है, या जुडिशरी स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत, राज्य के जो अनुच्छेद 12 उसके अंतर्गत, परिभाषा के अंतर्गत आती है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जुडिशरी नहीं दिया गया है अभी इसमें, तो सिर्फ सरकार के 2 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सेम वही है आपका गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्य सरकार और राज्य सरकार के जो हमारे जो विधान परिषद हैं वो, और राज्य सरकार के जो ऑर्गन्स हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है, यानी कि राज्य सरकार के जो विधायिका और कार्यपालिका है, ठीक है, इसमें भी आपका जुडिशरी नहीं दिया है। तीसरा कह रहा है कि ऑल लोकल अथॉरिटीज, जैसे कि म्यूनिसिपालिटी हो गया, ठीक है, जो आपके लोकल लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, पंचायत, ठीक है, म्यूनिसिपालिटी आपको पता ही होगा, जैसे जो बड़े शहर होते हैं, जैसे आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, नगर पंचायत, इसके अंतर्गत पंचायत आपका ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये तीन इसके अंतर्गत आते हैं। पंचायत के अंतर्गत जितने भी आपके इलेक्शन होते हैं, जो भी अथॉरिटीज होती है, जो भी आपके, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते हैं, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट के डिफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है, जब आप सिटी को जो डिवाइड किया गया है, शहर को जो डिवाइड किया जाता है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कई पार्ट में उसको एज अ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कई पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये सब स्टेट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है।
अगला है आपका ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टेचुएटरी और नॉन स्टेचुएटरी अथॉरिटी लाइक LIC ONGC यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी आपके अथॉरिटीज, जो भी गवर्नमेंट के एजेंसी हैं, चाहे वो संवैधानिक हो, संविधानिक, ठीक है, यानी कि स्टेचुएटरी या नॉन स्टेचुएटरी, वो सब आपके स्टेट के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो भी गवर्नमेंट के एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के एक एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो प्राइवेट का हो, माफ़ कीजिएगा, चाहे वो प्राइवेट हो यानी कि निजी हो, या फिर वो पब्लिक सेक्टर का हो, ठीक है, सरकारी हो, ये दोनों जो भी आपके गवर्नमेंट एजेंसी के अंतर्गत काम करेंगे सब स्टेट के अंतर्गत आएंगे, सब स्टेट के डिफिनीशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ और समझना है कि जो भी किसी भी तरीके से जिस एजेंसी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, कोई भी, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा और जिसके खिलाफ हम अपने फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर अगर जिसके खिलाफ हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, वो सब आपके स्टेट के डिफिनीशन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जो भी आपके जिस भी एजेंसी के अगेंस्ट जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो जिसके खिलाफ हमको अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर हम जब कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो सब आपका स्टेट के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा जो भी सरकार से अगर किसी भी तरीके से एड यानी कि आपका पैसे का सहायता या कोई ग्रांट अगर वो ले रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सब आपके स्टेट के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अब ये जो आपके पैसे होते हैं, जो ग्रांट होता है, जो ऐड होता है, चाहे किसी भी रूप में हो, या वो पैसे के रूप में हो या फिर वो पैसे के रूप में किसी अन्य तरीके से अगर सरकार की तरफ से उन्हें एड या ग्रांट मिल रहा है, तो वो सब आपके स्टेट के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। इसमें आपका जो यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी भी आपका स्टेट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर अगर है तो ये कोचिंग सेंटर स्टेट के डिफिनीशन आर्टिकल 12 के अंतर्गत आएगी या नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात कि अगर ये कोचिंग अगर पूरी तरह से प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरफेरेंस ना हो, तो ये आपका स्टेट के अंतर्गत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सरकार से किसी भी तरीके से अगर इसे ग्रांट या कुछ भी हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है, सरकार का अगर इंटरफेयर है, तो ये आपका स्टेट के अंतर्गत आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो स्टेट के डिफिनीशन के अंतर्गत पूछ लेता है कि ये चीज़ स्टेट के अंतर्गत आएगी नहीं। अब हम लोग चलते हैं जुडिशियरी पे। न्यायपालिका, जो आपका न्यायपालिका होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कहीं भी न्यायपालिका का इतने डिफिनीशन जो आपके ABCD कहीं भी जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि जो आपकी जुडिशियरी है यानी कि जो न्यायपालिका है, वो आपका स्टेट के डिफिनीशन के अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं, वो हमको स्टेट के आर्बिट्ररी पावर के अगेंस्ट मिलते हैं, यानी कि स्टेट के पावर, और हम उसके लिए अपील कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका खुद एक गार्जियन के रूप में काम करती है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो वो स्टेट के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। बाद में बहुत सारे इसमें केसेस किए गए कि न्यायपालिका स्टेट के अंतर्गत आएगी कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर न्यायपालिका कोई न्यायिक काम कर रहा है, यानी कि अगर वो जुडिशियल काम कर रहा है, तो वो स्टेट के डिफिनीशन के अंतर्गत नहीं आएगी। बट अगर न्यायपालिका अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कहने का मतलब है कि अगर वो कोई आपका प्रशासनिक लेवल का कोई काम कर रहा है, प्रशासन का कोई काम कर रहा है, तो वो आपका स्टेट के अंतर्गत आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जुडिशरी जो है वो आपका स्टेट के डिफिनीशन के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम लोग जो आपके रूल ऑफ लॉ और जो भी इसके अंतर्गत जो चीज़ है उसको हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल 15, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।